हेलो दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ आईआर के बारे में। मार्क्सिज्म, जिसे हम वामपंथ कहते हैं हिंदी में, बेसिकली ये मानता है कि दुनिया जो है वो अर्थव्यवस्था के चारों ओर घूम रही है, कैपिटलिज्म के चारों ओर घूम रही है। और कैपिटलिज्म का जो मेन है एम है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन इसलिए है कि वो कैपिटल जो वेल्थ एक्यूमुलेशन है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करके, मासेस को एक्सप्लॉइट करके एक खास पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास में जाता है। लेनिन ने इंपीरियलिज्म को, जो कि एक डोमिनेशन था एक स्टेट का दूसरे स्टेट के ऊपर, उसको हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म कहा। क्यों? कैपिटलिज्म बात करता है प्रॉफिट एक्यूमुलेशन की किसी पर्सन के हाथ में, बट इंपीरियलिज्म बात करता है, इंपीरियलिज्म क्या? साम्राज्यवाद, जहां एक देश किसी देश को अपना एक डिपेंडेंट बना ले, एक मार्केट उसके रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइट करे, उसके अपना प्रोडक्ट डंप करे, वो डिसाइड करे उनकी फाइनेंशियल पॉलिसीज किस तरह से चलेंगी। तो ये हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है, क्योंकि जहां कैपिटलिज्म एक आदमी है, एक ऑर्गेनाइजेशन, किसी एक आदमी एक ऑर्गेनाइजेशन का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है, इंपीरियलिज्म में एक कंट्री का इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन करती है, इसलिए वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है उनकी नज़र में। एंटोनियो ग्रामशी इसमें बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी की। वो कहते हैं कि देखो, ये जो नेशंस हैं, जो ये डेवलप नेशंस हैं, एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं हेजेमनी का, जहां वो एक्सप्लॉइट करते हैं हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म में जाते हुए, वो एक्सप्लॉइट करते हैं पेरीफेरी, जो कि कमजोर कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, डेवलपिंग कंट्रीज, उनको इस तरह से कि वो डिपेंडेंट हो जाती हैं उन कंट्रीज के ऊपर जो पावरफुल कंट्रीज हैं, और वो कभी फ्री नहीं हो पाती रियल सेंस में। मार्क्सिस्ट का एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो ग्लोबल सिस्टम में इस तरह से इंटीग्रेटेड है कि उसका जो मेन एम है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन है। वो कैपिटल एक्यूमुलेशन कौन करेगा? वो पावरफुल कंट्रीज करेंगी, वो पावरफुल इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर्स करेंगे जो वर्ल्ड पॉलिटिकल ऑर्डर को डिक्टेट कर रहे हैं, और इसके करने के दौरान वो एक्सप्लॉइटेशन करेंगे जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं। उनका मानना है कॉलोनाइजेशन जो था वो एक प्रोसेस थी कैपिटलिज्म की। क्यों? उसके थ्रू पहली बात, आप रॉ मटेरियल का सोर्स एक्सप्लोर कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सिमिलरली आप एक मार्केट भी क्रिएट कर रहे हैं अपने फर्निश्ड गुड्स के लिए। आप डिसाइड कर रहे हैं किस प्राइस पे आप उनसे सामान खरीदेंगे, रॉ मटेरियल, और किस रेट में उन्हें बेचेंगे। आप उनका ओपन एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। डीकोलोनाइजेशन को लेकर कई लोग कहते हैं देखो डीकोलोनाइजेशन हो गया, दुनिया बहुत अच्छी हो गई, अब बराबरी आ जाएगी, सारे देश आपस में बराबरी से लड़ेंगे, इकोनॉमिकली सेंस में कंपटीशन होगा, हर देश आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं जी। डीकोलोनाइजेशन भी एक तरह से एक चाल थी। देखिए, डीकोलोनाइजेशन होने के बाद भी जो कॉलोनियल पावर्स, उन्हें कभी अपनी कॉलोनीज को, जो एक्स कॉलोनीज, उन्हें रियल ताकत नहीं दी। उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ ऐसा डेवलप किया कि जो वहाँ का रूलिंग एलीट है वो हमेशा एजेंट बन के रहा इन कॉलोनियल पावर्स का। उन्होंने कभी ऐसा मौका ही नहीं दिया इन कंट्रीज को कि अपने पैरों पे खड़ा हो पाए। तो इस तरह से जो डीकोलोनाइजेशन था वो एक तरह से इकोनॉमिक डिपेंडेंसी क्रिएट करने का तरीका था, कि जिसमें आप उन देशों को इस तरह से आज़ाद करो कि वो हमेशा आप पे इकोनॉमिकल डिपेंडेंट रहें। आप कभी वहाँ लोकल इंडस्ट्री डेवलप ना होने दो, आप वहाँ की इंडस्ट्रीज को हमेशा अपनी कंपनी से काबू में रखो। ऐसी लीडरशिप लेकर आओ जो कभी आपके इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को उस रीजन में चैलेंज ना करे। ये बात करती है कैपिटलिज्म के बारे में, ऑब्वियसली एक्सप्लॉइटेशन के बारे में, प्रोलेटारियत के बारे में, मासेस के बारे में, और नेशनल बोर्जुआसीज। नेशनल बोर्जुआसीज मतलब जो ग्लोबल कैपिटलिस्ट के एजेंट्स हैं, जो यहाँ पर रह बैठ के एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मासेस को, जिनका अल्टीमेट एम है अपने मास्टर्स का इंटरेस्ट पूरा करना, उनके बारे में। ये बात करता है वर्ल्ड सिस्टम के बारे में, जो कि फोकस है टुवर्ड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पुअर कंट्रीज एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मासेस। और इसका एम है, इसको हटाया कैसे जाता है? वो कहते हैं हटेगा जब सोशलिस्ट सिस्टम आएगा, सोशलिज्म आएगा, स्टेट कंट्रोल ऑफ द इकोनॉमी होगा, जहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेशनल वेल्थ होगा। और उसके बाद कम्युनिज्म आएगा, जहाँ पे भाई इकोनॉमी इतनी ज़्यादा वाइब्रेंट हो जाएगी, कोई किसी को एक्सप्लॉइट करेगा ही नहीं, और इतना एम्पल प्रोडक्शन होगा कि आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। और उसके इसमें दुनिया के अंदर देशों में कंपटीशन खत्म हो जाएगी, प्रोडक्शन हाई लेवल पे होगा। और क्योंकि जब वेल्थ एक्यूमुलेशन नहीं होगा, तो जो टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ जो होगा वो मासेस के बेनिफिट के लिए होगा, ना कि वेल्थ एक्यूमुलेशन करते एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को मजबूत बनाने के लिए। जो मार्क्सिज्म है आईआर में, वो बेसिकली फोकस है डिपेंडेंसी पे। जैसे मैंने बताया, बात कर रहे थे डिपेंडेंसी की, कि आज़ादी के बाद उन देशों को आप इस तरह से बनाएं कि वो आप पे हमेशा डिपेंडेंट रहें और आप उनका एक्सप्लॉइटेशन करते रहे। तो जो डिपेंडेंसी थ्योरी ये बात करती है मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की आईआर में। As a student of IR, you are forced to analyze the global inequality which are the result of the organization of the world capitalist economic system. देखो, आईआर के स्टूडेंट के तौर पे हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम दुनिया की जो ग्लोबल इनक्वालिटी, इकोनॉमिकल इनक्वालिटी है, उसको स्टडी करें और समझें किस तरह से जो ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल्स पे वो कहीं ना कहीं इस पूरे सिस्टम को डिक्टेट कर रही हैं। 1950 के बाद देखने में आया खास करके कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था वो किस तरह से एक्सप्लॉइटेटिव हुआ, किस तरह से जो राइज ऑफ एमएनसीज और टीएनसीज हुई, इन्होंने किस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी में के बाद जो सबॉर्डिनेट कंट्रीज हैं, जो पेरीफेरी की कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज हैं, उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। डिपेंडेंसी थ्योरीज के दो अप्रोचेस हैं। पहला मार्क्सिस्ट अप्रोच है जो पॉल बारन और पॉल शॉयस का है। दूसरा है आंद्रे गुंदर फ्रैंक का। वर्ल्ड स्ट्रक्चर थ्योरी जो है, और नहीं इनका, और जो दूसरा है वो स्ट्रक्चरलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, वो एनिबल पिंटो का है, राउल पेब्रिश का है। इकोनॉमिक कमीशन ऑफ लैटिन अमेरिकन कैरिबियन सोसाइटी जो थी उनका है, ऑर्गेनाइजेशन उनका है। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो है वो मेन इमैनुअल वॉलेंस्टाइन की है।
जो कि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थ्योरी जो पे डिपेंडेंसी थ्योरी उससे इन्फ्लुएंस है, बस उसमें खासियत है कि उसमें सेमी पेरिफेरी आ जाती है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। बेसिक आर्गुमेंट जो देते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी के प्रोपोनेंट्स वो ये देते हैं, अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज का सोर्स है फॉर डेवलप कंट्रीज, और एक डंप मार्केट है उनके फिनिश प्रोडक्ट्स के लिए। डेवलप कंट्रीज हमेशा इन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करती हैं अपने मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए, और उसका वो इस्तेमाल करती है अपनी कंट्री के अंदर हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करके रखने के लिए। डेवलप कंट्री जानबूझकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हैं जिसमें एक विशियस सर्कल ऑफ डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाता है, मतलब आप कभी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप होने ही नहीं देते वहाँ पर, जिससे वो डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा हाई एंड प्रोडक्ट्स के लिए आपके लिए, और आप अपना रेट पर उनको माल बेच के उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। इसमें काफ़ी सारी इकोनॉमिक स्ट्रेटेजीज हो सकती है डिपेंडेंसीज क्रिएट करने के लिए। इकोनॉमिक एड का तरीका, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक जिस तरह से आपको इकोनॉमिक एड देते हुए टर्म्स एंड कंडीशंस लगा देता है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ऐसा छोड़ते हैं, ऐसा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती हैं बड़ी कंट्रीज कि वो लीडरशिप अपने लोगों के हित के बजाय आपके हित को साधने की कोशिश करे। इसके सिवाय कल्चरल नॉर्म्स, आप कल्चर जिस तरह से आप कहें कि हॉलीवुड बॉलीवुड के थ्रू आप कहीं ना कहीं उनके डिपेंडेंट कल्चरली अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। वेल्दी स्टेट जो होते हैं, जो ताकत देश होते हैं, वो हमेशा सेबोटाज करते हैं, हिंडर करते हैं पाथ ऑफ स्टेबिलिटी अंडर डेवलपिंग और डेवलप नेशंस की, अंडर डेवलप और डेवलपिंग नेशंस की, जिससे कि वो डिपेंडेंसी की थ्योरी को तोड़ पाएँ। मतलब जब जब कोई देश कोशिश करता है कि उस सर्कल को तोड़े डिपेंडेंसी या सेल्फ रिलायंट हो, बड़ी कंट्रीज हमेशा टांग अड़ाती हैं। जैसे कि जब चिली में साल्वादोर अलांदे ने टेलीफोन कंपनी को जो चिली की थी उसको नेशनलाइज किया, राष्ट्रीयकरण किया, अमेरिका को लगाई उसकी इंटरेस्ट क्योंकि कंपनी अमेरिकन थी, अटैक है तो उन्होंने वहाँ पे मिलिट्री से कहा भैया तुम तख्ता पलट कर दो, सिविल वॉर होती है तो हो, तुम तख्ता पलट कर दो, इस राष्ट्रपति को हटा दो। उसके अगले अगला राष्ट्रपति जो अगुस्तो पिनोशे आया वो एजेंट था अमेरिका का, उसने कभी अमेरिकन इंटरेस्ट को चैलेंज नहीं किया। मार्क्सिस्ट हमेशा आर्ग्यू करते हैं कि भैया पेरीफेरी का डेवलपमेंट कभी डेवलप नेशन चाहते ही नहीं, क्योंकि अगर डेवलप हो गई पेरीफेरी, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप नेशन है जिन्हें पेरीफेरी कहा जाता है, तो भैया आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, आप एक्सप्लॉइट किसको करोगे, आप अपना प्रोडक्ट कहाँ डंप करोगे, तो कभी चाहते ही नहीं है कि डंप डेवलप्ड हो पाए। डेवलपमेंट एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हो सकते हैं। एक्सटर्नल का डेफिनेशन में आपका फॉरेन ट्रेड, ग्लोबल एक्सपोर्ट, इंटरनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लोकल इकोनॉमी का डेवलपमेंट, वो कभी ये होने नहीं देना चाहते। पॉल बैरन आर्ग्यू करते हैं कि भाई जो सेंटर और कोर का, जो कोर और पेरिफेरी का रिलेशनशिप है ना, वो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजिकल है और पूरा का पूरा इकोनॉमिकल है, जो डिपेंडेंट है इंस्टीट्यूशनल डिवीजन ऑफ लेबर है। मतलब तुम्हारे यहाँ के मजदूर भाई चीफ लेबर हमें देंगे, तुम रॉ मटेरियल की फील्ड में काम करोगे और हमारे हाई एंड टेक्नोलॉजी पे काम होगा, तुम हमें सस्ते में रॉ मटेरियल दोगे, हम उसी को प्रोसेस करके तुमको महंगे दाम पे बेचेंगे। तो एक्सप्लॉइटेशन का सर्कल हमेशा चलता रहेगा। पेरीफेरी डेवलप नेशन क्या चीज़ उगाएंगे, डेवलप नेशन वो चीज़ें बनाएंगे जो हाई एंड टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर चांस प्रॉफिट एनहांसमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं, टेक्नोलॉजी हाई एंड टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व होती है, ताकि डेवलप नेशन अंडर डेवलपिंग नेशन कभी उसको कॉम्पीट ना कर पाए। वहीं जो पेरीफेरी के देश हैं वो क्या बनाएंगे, वो प्रोडक्ट्स बनाएंगे जो चीप प्रोडक्ट जो डेवलप नेशंस को चाहिए खुद के लग्जरी के लिए, जैसे प्लांटेशन। एक ज़माने में और आज भी सेंट्रल अमेरिका की कंट्री जैसे निकारागुआ, पनामा, ये प्लांटेशन इकोनॉमी थी। अमेरिकन कंपनी ने इन देशों की 30-40% लैंड्स पे काबू करके वहाँ पे वो प्रोडक्ट्स उगाती थी जो लोकल्स को नहीं चाहिए थे। गेहूँ चावल नहीं उगता था, वहाँ उगता था एक्सोटिक फूड्स, पपाया, पाइनएप्पल्स वगैरह। और ये कंपनीज इतनी ताकतवर थी कि वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करके अपना इन्फ्लुएंस उन पर डालकर अपनी व्यूज़ को असर्ट करवाती थी। इन्हें प्लांटेशन इकोनॉमीज कहते थे। सर्कल ऑफ डिपेंडेंसी, ये बात करते हैं कि इसको डिपेंडेंसी का सर्कल है ना बड़ा विकसित है, इसे तोड़ना बड़ा मुश्किल है। गुंडा फ्रांक कहते हैं मोनोपोलाइज्ड फेज ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट। डेवलपमेंट होता है बट डेवलपमेंट ऐसा करवाते हैं ये लोग इन कंट्रीज में पेरीफेरी की, कि कभी भी वो डेवलपमेंट जो मोनोपोली है डेवलप्ड नेशंस की उसे तोड़ ना पाए। मतलब डेवलपमेंट केवल होगा रॉ मटेरियल की फील्ड में, या ऐसा डेवलपमेंट जिसके थ्रू इनको ही बेनिफिट हो। फॉर एन एग्जांपल, चाइना ने जो रोड एंड पाइपलाइन जो बना रहा है अफ्रीका में, वो उनके लोकल्स के डेवलपमेंट के लिए नहीं है, वो जो रेलवे लाइन्स हैं, रोड्स हैं, वो सी पोर्ट से मिनरल रिच एरियाज तक ही जा रही है ना कि आबादी के क्षेत्रों में। क्यों? उन्हें वो मटेरियल चाहिए। तो डेवलपमेंट जो फोकस होता है वो फोकस होता है एक्सप्लॉइटेशन की ओर, जिसके थ्रू ये अपनी ताकत को बढ़ाए, अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करें। सरप्लस की जो बात होती है, जो सरप्लस जनरेट होता है वो कोर की ओर जाता है, पेरीफेरी में इन्वेस्ट नहीं होता, और जो इन्वेस्ट होता भी है वो केवल खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए होता है। और जो पार्शियल डेवलपमेंट होता है इसके अंदर पेरीफेरी की कंट्रीज का, वो बेसिकली इसके लिए होता है जिससे कि कोर की पकड़ और मजबूत हो देश के अंदर, ठीक है। और जो इन्वेस्टमेंट होता है इससे एक नया देश पैदा होता है, इसको कहते हैं सेमी पेरीफेरी वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी में। ये वो कंट्रीज हैं जहाँ एक लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन वो इसलिए किया है वहाँ पर कोर की कंट्रीज ने होने दिया है कि भाई वो उनके लिए इकोनॉमिकली फेवरेबल है, उनके लिए इकोनॉमिकली वाइबल है, उनके लिए बेनिफिशियल है, ना कि वो आवाम के लिए बेनिफिशियल। और ये कंट्रीज कुछ हद तक पेरीफेरी का एक्सप्लॉइटेशन करती हैं बट कोर इनका भी एक्सप्लॉइटेशन करता है, तो ये बीच का एक कैटेगरी हो जाता है। और एफडीआई एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू जो कोर के नेशन से अपनी हेजेमनी को एस्टैब्लिश करते हैं पेरीफेरी और डेवलपमेंट नेशंस के थ्रू। एफडीआई
कंपनीज जब एफडीआई करती हैं, देखिए अफ्रीकन कंट्रीज में अगर कोक और पेप्सिको जैसी कंपनी जाएगी तो कभी भी उन देश की कंट्रीज की डोमेस्टिक पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखेगी, क्योंकि ये इतनी बड़ी कंपनीज हैं कि इनके सामने जो अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज है वो नहीं चल सकती। प्लस जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को सपोर्ट करते हैं, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक, जब कोई कंट्री आईएमएफ वर्ल्ड बैंक के पास मदद लेने जाती है तो उसके सामने एक पुलिंदा रख दिया जाता है स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन प्रोग्राम्स का, जिसके तहत ये बताया जाता है कि आपको मदद तब दी जाएगी तब आप क्या क्या करेंगे। अभी मदद क्या होती है, ये मदद की शर्तें होती हैं, आप अपना मार्केट ओपन कर देंगे, आप प्राइवेटाइजेशन करेंगे, स्टेट पीछे हट जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर आएगा, आप ग्लोबल मार्केट में टैरिफ्स नहीं लगाएंगे। अब होता क्या है, ये फायदेमंद किसके लिए है, ये उन कंट्रीज के लिए फायदेमंद है जो इन ग्लोबल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन को काबू कर रही है, जैसे कि डेवलप कंट्री अमेरिका और यूरोप की। ये कंट्रीज की कंपनी जब आपके आती हैं, आपकी डोमेस्टिक कंट्रीज की कंपनीज कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाती, एक फाइनेंशियल डिपेंडेंसी बन जाती है, ये डिक्टेट करती है आपकी पॉलिटिक्स को और आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज को। आंड्रे गुंडर फ्रैंक ने कहा है कि भाई इसका केवल एक ही तरीका है इस सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या है, वो है पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। जब तक आप इस बायस सिस्टम को पूरी तरह से उखाड़ के नहीं फेंक देते, एक सोशलिस्ट सिस्टम नहीं लेकर आते, एक ऐसा सिस्टम नहीं लेकर आते जो कि जो बेस्ड ना हो एक्सप्लॉयटेशन पे, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि सिस्टम ही इस तरह का बना दिया गया है कि जहाँ ये डिपेंडेंसी बड़े देशों की हमेशा छोटे देशों की बड़े देशों पर रहती है। बड़े देशों मतलब मेरा एरिया वाइज नहीं, मैं फाइनेंशियली बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल टर्म्स में। देखिए कभी भी किसी भी इकोनॉमिकली डेवलप कंट्री के फेवर में नहीं होगा कोई अंडर डेवलप कंट्री डेवलपमेंट करे, क्योंकि अगर वो डेवलप करेगी तो उसके इंटरेस्ट जाएंगे, उसका मार्केट जाएगा। उनकी नज़र में अंडर डेवलप कंट्रीज हमेशा मार्केट है। और जो इकोनॉमिक मदद करती हैं, इकोनॉमिक एड्स होती हैं, आप गौर कीजिए जो इकोनॉमिक एड आती है उन फील्ड्स में आती है जिन फील्ड्स से उनको फ़ायदा होता है। अगर जापान ने हमें मेट्रो के लिए पैसा दिया तो याद रखिए जो टेंडर्स है वो जापानीज कंपनीज के पास है, जापानीज हमें उसने सॉफ्ट लोन दिया है 1% पे, पर वो पैसा घूम के तो जापान के पास ही जा रहा है, उल्टा उसमें हम ब्याज तो दे रहे हैं ना 1% का। तो ये एक सर्कल होता है, विशेष सर्कल होता है, तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये बेसिकली डिपेंडेंसी थ्योरी थी। थैंक्स।